बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और आज माली साल 2025-26 का बजट पेश किया जाना है और यकीनी तौर से ये कोई आसान बजट नहीं होगा। इन गिवन सिनेरियो के पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्किलात हैं, हमने अपनी मईशत को जो दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है वो इतना आसान काम नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमने जाना है, माली शमूलियत करनी है, हमने अपनी दस्तावेजी मईशत के जो इक़दाम हैं उनको आगे बढ़ाना है। ये इंतहाई मुश्किल स्टेप्स हैं जो लिए जाने हैं और इसमें जो एक फाइलर और नॉन फाइलर की तफरीक थी, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब नॉन फाइलर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसी कोई रियायत नहीं होगी। ये किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम जो है इसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इस पे मैं बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अलमास हैदर साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया सर आपका। इससे पहले कि मैं आप कुछ सिफारिशात तजावीज़ जो है बजट की वो नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बजट में मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का इम्कान है, जिसमें बात की जा रही है कि जो फ्रोजन फूड्स हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। नूडल्स पर, बिस्किट्स पर और आइसक्रीम पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। इसी तरह फ्रोजन मीट, तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। और साथ ही साथ जो एक बड़ी चीज़ आ रही है वो बजट में ई कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। ये तमाम मामलात किस तरह देखे जा रहे हैं, मैं अलमास हैदर साहब मौजूद हैं। अलमास साहब बताइएगा कि बड़ी बेल्ट जो है मजीद इसको टाइटन करने की बात की जा रही है। एक आप क्या समझते हैं कि 18% GST तो ये कौम वैसे ही दे रही है, मजीद चीज़ें जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगेंगी तो इससे महंगाई और बढ़ेगी? उस समय महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इससे कंजम्पशन कम हो जाएगी। जो आगे इकॉनमी जो है वो नहीं चल पा रही और इस वक्त तकरीबन जीरो जीडीपी ग्रोथ। अगर आप 2.3-2.7% की बात करते हैं और आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कोई 2 पॉइंट समथिंग परसेंट है, तो इफेक्टिवली ये 0% के करीब ही ग्रोथ बन जाती है। अब अगर हम चीज़ों को और महंगा करेंगे तो कंजम्पशन और कम हो जाएगी। जब कंजम्पशन कम होती है तो उसके जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये सब टैक्सेस लगाने के बाद गवर्नमेंट जो है अगले साल के लिए 4-4.5% का जो हदफ बना रही है, या जो जिसके बारे में बात हो रही है, अभी बजट की स्पीच सुनेंगे तो देखेंगे कि वाकई गवर्नमेंट ने हदफ बनाया या नहीं, लेकिन वो हदफ को पूरा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है। हमारा ये बजट ओरिएंटेड या हमारे टारगेट ओरिएंटेड जो टैक्स पॉलिसीज हैं, यही सबसे बड़ा बिगाड़ है पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलने में। अगर आप हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन देखें ना, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब खैर इंडिया जब था और अंग्रेज इस पे हुक्मरानी करता था, तो ये 27% ऑफ द जीडीपी था सारी दुनिया का, और जब वो 200 साल के बाद गया तो ये 2% था सारी दुनिया की जीडीपी का। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल इंडस्ट्री पे, और इंपोर्ट को उन्होंने फ्री कर दिया। तो वहां से मैनचेस्टर की मिलें चलनी शुरू हो गई, बाकी दुनिया से माल आना शुरू हो गया, लोकल इंडस्ट्री बंद होती गई। तो ये यहाँ पे हम लोग गरीब से गरीब तर होते गए। तो टैक्सेशन तो जहां पे लगती है वहां गुर्बत फैलती है। नहीं तो इसका हल क्या है, किस तरह? ज़ाहिर है कि हुकूमत ने मुल्क भी तो चलाना है ना, वो टैक्सेस से चलेगा। या तो फिर आप बजाय इसके कि टैक्स रेट को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाइए, आप अपने वही जो किटी है उसको पूरा करने के लिए टैक्स रेट, और वो भी उन लोगों पर जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। ये तो अब है ना कि पूरा मुल्क एक विदहोल्डिंग एजेंट हर चीज़ बनती चली जा रही है। जहां पर दिल चाहे वहां पे आप टैक्स 18% GST, बाबा दुनिया में कहां लिया जाता है? आपको पता है कितने ममालिक देते हैं 18% GST? 2-4-6 मुल्क की हैं जो इस रेंज के अंदर जो जीएसटी लगाते हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के उसको उस लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे कंजम्पशन और ज्यादा। आप कंजम्पशन कम करते जाएंगे तो जॉब्स कम होती जाएंगी, प्रोडक्शन कम होती जाएगी, सारा कुछ कम होता जाएगा। तो ये तो इफेक्ट तो आना ही आना है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं जो मेरे साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। मेरा प्रोफेसर था जेफ फॉरेस्ट। उससे मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि जिस वक्त 2008 में अमेरिका के अंदर एक रिसेशन आया था,
तो तुम लोगों ने आईएमएफ की कंडीशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुम लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते, तुम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर देते, तुम लोग इस तरह के जो बैंक्स के ऊपर आप पाबंदी लगाते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री कर देते, एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर से जितने बेनिफिट है वो वापस ले लेते। तो आप लोगों ने ये क्यों किया? तो मुझे वो कहने लगा कि असल में ये आप जैसे मुल्कों के लिए। अच्छा। मैंने कहा यार हम जैसे, ये क्लासरूम में उसने मुझसे बात की। मैंने कहा ये हम जैसे मुल्कों के लिए क्यों है? उन्होंने कहा जी कि हमें खतरा है कि आप जैसे मुल्क जो हैं वो किसी दिन इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी कि अमेरिका के लिए वो थ्रेटन करना शुरू कर देंगे, अमेरिकन इकोनॉमी थ्रेट में आ जाएगी। तो इसलिए जब आप लोग ग्रो करते हैं हम आपको श्रिंक करते हैं, फिर आप ग्रो करते हैं हम आपको दोबारा श्रिंक करते हैं। तो ये एक और ये पिछले 3 साल में आप देखें तो इकोनॉमी जो है वही की वही है जहाँ पे थी। अभी ये उन्होंने 411 बिलियन डॉलर का नाम लिया है कि हमारी इकोनॉमी का साइज हो गया है। हाँ। और पिछले साल 380 या 385 थी। हाँ। और 2% की ग्रोथ आई है। तो ये नंबर्स आपस में मैच नहीं करते हैं। 411 से 385 से अगर 411 पे गई है तो जो ग्रोथ रेट है वो 6-7-8% होना चाहिए, 2% नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फबिंग भी हो रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा। बट जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतनी इस मुल्क के अंदर जॉब्स कम होती जाएंगी, गुर्बत बढ़ती जाएगी। और फिर हम दुआ करेंगे कि आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो ताकि हम अपने फैसले इस मुल्क के बारे में खुद कर सकें। और जब हम खुद करने लगेंगे उसके बाद इंशाल्लाह मुल्क दोबारा खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक। हसन बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। अभी तक ठीक है? जी जी, सो फार सो गुड। ओके, आगे क्या लग रहा है? देखिए, उम्मीद तो बेहतर है कि उम्मीद अच्छी है कि गवर्नमेंट वो इकदाम करेगी जिससे ये इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये 6-6.5% की ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कल देखी हमने, सरप्राइजिंगली। होपफुली जो मिनिस्टर साहब को फिगर्स दिए होंगे वो सही दिए होंगे। मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। लो, आप भी वही बात कर रहे हैं जो अलमास हैदर साहब बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। आपसे पहले जो है वो डॉक्टर इकरामुल हक जो है वो भी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे थे कि नंबर्स उनको जो है वो मुनासिब नहीं लग रहे, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या जीडीपी वो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ क्या, और क्यों नहीं आप समझ रहे कि ये सही नंबर्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये माइनस होगी। माइनस होगी क्योंकि हम इर्द गिर्द देखते हैं कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। हम इर्द गिर्द देखते हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे थे 50-60% स्टॉल्ड हो चुके हैं। हम देखते हैं कि स्टील, सीमेंट, टाइल सब 30% से 50% प्रोडक्शन पे आ गया है, क्योंकि इसके कंज्यूमर हम ही है ना। हर आदमी बिलो कैपेसिटी चल रहा है, तो ग्रोथ कैसे हो सकती है? अगर इतनी ग्रोथ होती तो फिर ये नंबर्स होते। आप किसी को भी देख लें। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की इंटेग्रिटी तो अबव बोर्ड है, पर जिन्होंने फिगर दिए हैं शायद उनसे कोई गलती हुई है कि ये नंबर। अलमास हैदर साहब, ये एफबीएस फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ज़ाहिर है कि वहाँ से नंबर्स आते हैं, जमा किए जाते हैं, और फिर इसके बाद 6% की ग्रोथ। हम तो कल से बड़ी तालियां बजा रहे हैं सेक्टर के लिए, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये शायद कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इनको कहीं पर इस तरह की ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। देखिए जी, जो शख्स बिजनेस के अंदर है, जो समुंदर के अंदर है, उसको पता है कि समुंदर का पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। जो बाहर से स्टैटिस्टिक्स ले रहा है वो तो आप स्प्रेडशीट के ऊपर कोई भी नंबर डाल दें वो सही लगता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल डिवीजन भी है और जो हमारा सारा प्रोसेस है डाटा इकट्ठा करने का, उसको एक बड़ा सीरियस रिव्यू चाहिए। और प्लानिंग कमीशन जो है वो भी तकरीबन रिडंडेंट हुआ हुआ है इस वक्त। मैंने नहीं देखा कि प्लानिंग कमीशन ने कोई सीरियस कोई काम किया हो स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करने के ऊपर और उसको इस्तेमाल करने के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वीकनेस है। अलमास साहब, आपको तो वो वक्त याद होगा जब कहा जाता है कि एक इंडस्ट्रियल बूम था 60s में, पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है, और उस वक्त ये भी कहा जाता है कि जनाब प्लानिंग कमीशन जो है वो ड्राइविंग सीट पे होता था और उसको बैक करता था फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन उसके बाद अब उल्टा हो गया, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गए और प्लानिंग कमीशन बेचारा वो पीछे रह गया। तो ये एक बुनियादी वजह समझी जा सकती है पाकिस्तान में एक सही सिम्ट हम नहीं जा पा रहे। बिल्कुल ऐसी है। प्लानिंग डिवीजन अब एक सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट बन गया है और फाइनेंस के और एफबीआर के हाथ में जो है ना सारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट
और इकोनॉमिक पॉलिसीज चली गई हैं। मुझे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी कई दफ़ा एहसास होता है कि वहाँ पे जो लोग करना चाहते हैं वो कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज फैसला जो है वो तो यहाँ से ये दो जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है ये लोग कर रहे होते हैं। अब आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देखें तो अभी तक कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के हर बड़े शहर के बाहर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना देते हैं जहाँ पे लोग आके इंडस्ट्री लगाना शुरू करें और काम करना शुरू करें। मतलब हम वही पुरानी बातें, वही जो जो नेशनलाइज इंडस्ट्री है उसकी बातें हैं। और मुझे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कॉमर्स फिर भी थोड़ा बहुत शायद काम करता हो। हाँ। मुझे तो इन डिपार्टमेंट्स की और मिनिस्ट्रियों के साथ अब थोड़ा सा वो तो सर जाहिर है कि पूरा मुल्क बजाय इसके कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनता है, ट्रेडिंग स्टेट बनता जा रहा है, तो वहां पर फिर नजर आएगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी। पर ट्रेडिंग भी नहीं बन रहा ना। देखिए, अगर आपने 70-80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट से आप 60 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन वहीं की वहीं है जहाँ 3 साल पहले थी, तो ट्रेडिंग कहाँ से हो रही है, किस जगह पे ट्रेडिंग हो रही है? राइट जी बख्शी साहब, तो ये कंक्लूजन जो आपका है इसमें और कौन कौन से अवामिल हैं, क्योंकि ओवरसाइट ये एक बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ थी जो दिखाई जा रही है जो इस वक्त हमने देखी। बाकी लगभग 5-6% की जो कमी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है वो पूरी दुनिया के सामने है। क्या वहाँ पे तबाहली हुई है? ज़रा फोकस्ड होना चाहूँगा मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर। देखिए, मेरे हिसाब से वक्त आ गया है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें बड़ा पैसा लगता है और 5-7 साल लगता है प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में, कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें और उस पॉलिसी को बनाने में स्टेक होल्डर की शमूलियत हो और वो गारंटीड हो लेजिस्लेशन के थ्रू कि 15 साल ये पॉलिसी रहेगी। पिछले 6 साल में हमारे यहाँ टैक्सेशन पॉलिसी, पहले 7C आया, फिर 7E आया, फिर 7F आया, फिर 100D आया, उसके बाद फिर 236C का टैक्स बढ़ा दिया गया, 236K का टैक्स बढ़ा दिया गया। मुझे बताइए, एक प्रोजेक्ट का पाकिस्तान का एक शहर कराची का एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में 50 प्रोजेक्ट आने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि तमाम दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया जा रहा है, मुल्क की मईशत और तमाम आदाद व शुमार जो हैं और वो मस्बत हैं और मुस्तहकम हैं, तो आपका शक जो है वो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। चलें, वो ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कराची, मैंने बात कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट साउथ 50 मंजिल के आने को तैयार हैं। एक प्रोजेक्ट की सेल वैल्यू 75 से 100 मिलियन डॉलर है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 5 बिलियन डॉलर इन वन डिस्ट्रिक्ट। ज़मीन भी मौजूद, बनाने वाले मौजूद, एलाइड इंडस्ट्री मौजूद, ख़रीदार मौजूद। क्यों लॉन्च नहीं हो रहे? बड़ा सवाल है ये। इसलिए लॉन्च नहीं हो रहे क्योंकि कोई पॉलिसी का पता नहीं है कि क्या पॉलिसी बनने जाएगी। मैं एक लाइबिलिटी 5 साल की 7 साल की अपने ऊपर ले लूँ, प्रोजेक्ट लॉन्च कर लूँ, कल गवर्नमेंट अगले साल कुछ और पॉलिसी बना ले। सो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसमें हमें पता हो कि हमने क्या करना है, क्या टैक्सेशन पॉलिसी होगी, क्या सो ये क्लैरिटी है। अलमास साहब, ये जो बात की जा रही है पॉलिसीज़ के हवाले से, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी इंतहाई ज़रूरी है। 75 साल में हम वो माहौल नहीं पैदा कर सके। जब हम कंड्यूसिव माहौल की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये सारे लोग बैठे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करने वाले, जब यही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके SIFC के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और CPEC के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? ये तो बड़ा फुकदान है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा ये कि पॉलिसियाँ, एक पत्थर उठाओ 10 पॉलिसीज निकलेंगी, जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अलमास हैदर साहब, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। असल में अगर आप अयूब खान साहब का दौर देखें तो वो 10 साल जो थे डेवलपमेंट के, रोज़ाना एक फैक्ट्री लग रही थी और एक यूफोरिया था सारे मुल्क के अंदर, एक जज्बा था काम करने का, आगे बढ़ने का। उसके बाद हमारी नेशनलाइजेशन हुई। नेशनलाइजेशन के बाद वो जो काम करने वाले लोग थे उनमें से बहुत सारे तो या उनके कारोबार बंद हो गए या मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद से अभी तक सेंटिमेंट जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। अभी ये मैं याद कर रहा था, पिछली जब मैं प्रेसिडेंट था लाहौर चैम्बर का 2018 में, तो उस वक्त पिछली गवर्नमेंट आई थी और वहाँ पे हमने उनसे कहा कि यार आपके ये जो छोटे मोटे मसाइल है इसको आप खुद हल कर लीजिए, आप IMF वगैरह के पास मत जाइए। ये हम लोग जो IMF ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी है उसमें से जो चीज़ें हमें सूट करती हैं हम खुद ही कर लें वो वाले काम।
लेकिन वो वहां उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर को भी निकाल दिया गया और एक ऐसी टीम लाई गई जो 6.5-7% इंटरेस्ट को बढ़ा के उन्होंने 16, 17, 18% इंटरेस्ट रेट कर दिया, ये कहते हुए कि हम इसको प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। उसके बाद से अभी तक मेरा ख्याल ये हुकूमत भी फील्डिंग ही कर रही है। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे अशारिये बेहतर ठीक हो गए हैं, वो सिर्फ फील्डिंग ही है। उन्होंने वो जो खराबी पैदा हुई थी अब उसको अब जाके तो थोड़ा बहुत ठीक करें। ये मुझे बताइए बख्शी साहब के हालात आपके सामने, ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या तवक्कात हैं? देखिए, हमारी तवक्कात बहुत सिंपल हैं कि टैक्स को रैशनलाइज किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे 16% टैक्स है फाइलर के लिए और 40% टैक्स है नॉन फाइलर के लिए। सो इसको रैशनलाइज किया जाए, रीजनली कम्पिटिटिव बनाया जाए, 4-5% पे लिया जाए। इसी तरह FED गवर्नमेंट ने हमें कमिटमेंट किया है, वो ख़त्म करेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है वो ख़त्म किया जाएगा। 7F का टैक्स जो टैक्स ले रहे हैं बिल्डर डेवलपर से, उसको पर स्क्वायर फुट कर दिया जाए ताकि इन लोगों को पता हो उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। मतलब प्रेसिडेंस है कि 6% ग्रोथ है और अगर इसके साथ ये चीजें एनॉमलीज जो इनको बेहतर कर दिया जाए तो आगे बड़ा रूम है। फिर देखिए, मैं फर्दर ग्रोथ का डिमांड है ना 12 मिलियन मकानों की, ये तो जेन्युइन डिमांड है। ये दुबई जैसी आर्टिफिशियल डिमांड नहीं है, ये जेन्युइन डिमांड है। आप इसको टैप करें ना, आपकी इंडस्ट्री जब चलेगी 80% पे तो आपका 2 ट्रिलियन वैसे ही टैक्स बढ़ जाएगा। आपने अगर फर्स्ट टाइम होम बायर को सब्सिडी दी तो साल में 40 बिलियन की सब्सिडी होगी, 1 लाख लोगों को। आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के वहां से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह से टैक्स करें। अलमास हैदर साहब, एक मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये फाइलर और नॉन फाइलर की तफरीक से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली जो नॉन फाइलर से कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। आप क्या कहेंगे इस पे? असल में सिर्फ पैसे वसूल करना ही मकसद नहीं होता टैक्सेशन सिस्टम का। उसके अंदर एक बैलेंस भी होता है, एक मोरालिटी भी होती है, उसका आपस में लोगों के लिए एक कंफर्ट भी चाहिए होता है कि यार अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मैं टैक्स चोर बन जाऊंगा। इस वक्त हमने ये किया कि हमने उसको टैक्स चोर नहीं बनने दिया। हमने कहा कि नहीं, तुम टैक्स चोर नहीं हो, तुम बस एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे दे दिया करो हमें। अब हुकूमत ने बजट तो अपना पूरा कर लिया, लेकिन जो मोरालिटी सारी टैक्सेशन में होनी है वो हमने ख़त्म कर दी। मेरा ख्याल है कि पहले दिन जब ये दिन हुआ था उसी दिन मुझे एहसास हुआ था कि यार ये अब इन्होंने ज्यादती कर दी। अब इससे बेहतर है कि हम सब टैक्स देना बंद कर दें और नॉन टैक्स फाइलर बन के थोड़े से पैसे जब जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा दे दिया करें और जान छूट। और फिर सोने पे सुहागा जो भी नहीं, सोने पे सुहागा जो नई हुकूमत आती है वो एक टैक्स एमनेस्टी ऊपर से लेकर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो नॉन टैक्स फाइलर को टैक्स चोर कहना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो तो फाइलर बन ही नहीं सकते ना। फाइलर तो वो होगा जिसका कारोबार है, जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं फाइलर बन जाए, रिटर्न आप सर वहां पे अपनी टैक्सेबल इनकम शो कर देना वहां पे। ये तो अब मिसाल के तौर पे वो जो शब्बर जैदी साहब लेकर आए थे कि आपका NIC जो है वही आपका रजिस्ट्रेशन या टैक्स नंबर हो जाएगा, उससे आपका टैक्स बेस बढ़ सकता था। लेकिन हमारे यहाँ तो फायदा इसी में है कि शायद नॉन फाइलर से ज्यादा आपको टैक्स पैसा मिल रहा है, FBR के रेवेन्यूज जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिस्कशन है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ी सी और हम बात करें। और अलमास हैदर साहब भी मौजूद है और बख्शी साहब भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की मुझे कॉल दी जा रही है, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और अब से थोड़ी देर में कौमी असम्बली में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। अब तक के जो आदाद शुमार हैं, अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से ये बजट भी गुज़श्ता तमाम बजट की तरह बड़ी बेल्ट टाइटनिंग होगी। इसमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं इसके हवाले से काफ़ी दिनों से जो है वो मुत्तला कर रहे हैं। स्पेशली तोला एसोसिएट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इमायत तोला हमारे साथ मौजूद हैं और बजट कमेंट्री उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उनके पास वो भी ऑन डॉट आदाद शुमार मौजूद थे। इमायत तोला हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आने वाला जो बजट होगा वो आपकी रीडिंग के मुताबिक, आपके आदाद शुमार के मुताबिक किस तरह का बजट पेश होने जा रहा है? क्या उसमें हकीकी रिलीफ जो कहा जाता है कि जनाब कारोबार दोस्त और आवाम दोस्त, ये कोई चीज़ नज़र आएगी?
थैंक यू इमरान भाई। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। फिस्कल स्पेस इतनी है ही नहीं हुकूमत के पास कि जो है वो कोई खातिर ख्वाह रिलीफ दे सके। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है टैक्स रेट्स में कोई कमी पेशी हो, कुछ में इजाफा हो, ये हो सकता है, मगर कोई जैसे बोलते हैं ना सब्सटेंशियल रिलीफ, मुझे उसकी फिस्कल स्पेस नहीं नजर आती हुकूमत के पास। अच्छा, अब ये 17,600 अरब बजट आउटले है और उसमें 6,000 अरब का डेफिसिट बजट है। बात यही कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी, कहाँ पर होगी, फिर 200 अरब के एडिशनल टैक्सेस की हवाले से भी बात की जा रही है और एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी काफ़ी जगहों पे हम देख रहे हैं, स्पेशली फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगने की बात हो रही है। नूडल्स पर, बिस्किट्स पर, आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी लगने की बात हो रही है। फ्रोजन मीट पर, तैयार शुदा खुराक पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगने की बात हो रही है और फिर 18% जीएसटी जो है ये लग रहा है जनाब आपका ई कॉमर्स के ऊपर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका व्यू मैं चाहूँगा। तो महंगाई, एक बजट के बाद एक नई लहर महंगाई की हम देख सकेंगे? देखिए, नई तो नहीं, मेरे ख्याल से पुरानी लहर ही कहूंगा मैं इसको। आपको पता है कि हम तो हर महीने हमारी जो पब्लिकेशन है उसमें ये कहते हैं कि आपने करेंसी को अंडर वैल्यू रख के इन्फ्लेशन को मैन मेड आर्टिफिशियली उसको इन्फ्लेशन को बढ़ाया हुआ है और इंटरेस्ट रेट रिजल्टेंटली उससे जिस रफ्तार से कम होना चाहिए था उस रफ्तार से कम नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब आप पुरानी ये कहते लहर हैं कि करेंसी करेंसी अंडर वैल्यू, तो आप आपके 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 उसमें आदाद शुमार में क्या एक्चुअल वैल्यू है इस वक्त करेंसी की? एक्सचेंज रेट क्या है होना चाहिए जो आप कह रहे हैं? सर देखें, एक हमने रेंज दी हुई है और डिफरेंट सिनारियोज भी दिए हुए हैं, बट आइडियली जो है आपकी 245 से 250 के दरमियान होनी चाहिए थी। मगर चले इनकी शायद कोई कंपल्जन्स हैं जिस वजह से ये अंडर वैल्यू रख रहे हैं करेंसी को, उसकी वजह से आम आवाम को नुकसान हो रहा है। महंगाई की मैं इसीलिए बोलूंगा नई नहीं पुरानी लहर ही है और ये लहर चलती जाएगी जब तक ये जो है करेंसी को अपनी जो असल वैल्यू है उसकी उस पर नहीं लेके आते। ओके, आप जी 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 मन गोइंग फॉरवर्ड जो हमेशा हम एक झुंझुना बजाते रहे फाइलर और नॉन फाइलर का, इसमें क्या तब्दीली होने जा रही है इमायत? देखिए सर, नॉन फाइलर और फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप नॉन फाइलर को पीनलाइज कर दें और ज़्यादा उससे टैक्स ले लें और वो बेशक नॉन फाइलर रहे, ये शुरू दिन से ही एक फ्लॉट कॉन्सेप्ट है और ये होना ही नहीं चाहिए। बात ये है कि अभी भी जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जी नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो इंक्रीज करने जा रहे हैं जो कैश पेट्रोल्स हैं उस पे। बट मेरे ख्याल से देयर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग रेप्रिकॉशंस कि जो अगर एक इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस है जिसको चले बिजनेस तो अब अगर कंपनी है तो ऑटोमेटिकली उसका एनटीएन जो है मिल जाता है, वो वन विंडो सोल्यूशन जो है सीसीपी का। मगर अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और वो नहीं फाइल कर रहा, उसकी इनकम है जिस पे टैक्स लगना चाहिए या सेक्शन 114 के तहत जो भी और रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत उसको फाइलर होना चाहिए वो नहीं है, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग रिप्रिकॉशंस फॉर सच पीपल। ये नहीं हो सकता कि जी ठीक है अमायत तोला या इमरान सुल्तान जो है वो अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल करें और जो है मिस्टर एक्स जिसकी इनकम हमसे ज्यादा है और वो रिटर्न ना फाइल कर रहा हो और फिर वो वेट करेंगे जी जब नोटिस आएगा तब देख लेंगे, तब नहीं तो इस ये जो आप पेनलाइज जो आपने करने की बात हुई 0.6% से कैश विड्रॉल पे मेरे ख्याल से 1.5-1.6% डबल करने की बात हो रही है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि लोग वाकई डर से, खौफ से आप आ जाएंगे वो उस एम्बिट के अंदर और अपने रिटर्न फाइल करेंगे या फिर कैश इकोनॉमी जो है वो ज्यादा फरोख पाएगी, क्या होगा? सर ये रेवेन्यू जनरेशन मेजर है, ये डॉक्यूमेंटेशन मेजर कहीं से भी नहीं। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन ही गलत है आपकी अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने जो टैक्स रेट है उसको कम करके टैक्स बेस को बढ़ाते। और ये जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं इससे और आपका रेवेन्यू तो हो सकता है कि जनरेट हो जाए, आपके आदाब जो है वो हो जाए, लेकिन जिस क्लास को आप टैक्स नेट के अंदर लाना चाह रहे थे वो नहीं होगा। ऐसे ही है सर, और जितने भी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस हैं, विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोविजंस हैं, ये यही होता है। अगर आप मुझसे
एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो अगर ये एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस हैं ये आप कानून में से निकाल देंगे ना, तो मेरे ख्याल से इनका रेवेन्यू लॉस ज्यादा होगा एफबीआर को, क्योंकि इनके जो एडवांस में रेवेन्यूज आता है वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। और मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट ये पूरी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ये एडवांसेस पे ही चल रही है, तो ये ट्रू टैक्सेशन तो हो ही नहीं रही। एक सेलेक्टेड जेंट्री ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हैं जो आपके पूरे मुल्क के टैक्स पेयर्स के जो वो है कलेक्शन है, सॉरी, उसको चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उन्हीं से एडवांसेस भी लिए जाते हैं। और बाकी जो एक ट्रू एसेंस ऑफ टैक्सेशन है वो हो ही नहीं रही। जब तक आप ये कल्चर नहीं चेंज करेंगे, आप जितने भी ऑन पेपर मेजर्स लें कोई फायदा नहीं होगा, यही सूरत हाल रहेगी। आप यकीन माने कि इस वक्त तो अगले सालों के भी एडवांसेस लिए जा चुके हैं। तो अब मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में शायद हम जो है शायद एक फॉल्स रियलिटी में रह रहे हैं कि जी हम डॉक्यूमेंट कर देंगे। आपको भी पता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आरआरएमसी की इंटरिम रिपोर्ट मौजूद है। 2 साल से मैं हर टीवी चैनल पे ये बताता हूँ कि वो उस रिपोर्ट में आपके तमाम रिफॉर्म के मेजर्स इस वक्त मौजूद हैं। उसमें नए टैक्स एवेन्यूज भी मौजूद हैं, जिससे जो ऑलरेडी एक बर्डन्ड ओवर बर्डन टैक्स पेयर है उस पर मजीद बर्डन ना बढ़े, उसमें वो एवेन्यूज भी मौजूद हैं, ताकि जो है एक साय ऑफ रिलीफ जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को, आप हो गए, मैं हो गया, और भी हमारे दोस्त यार हो गए, रिश्तेदार हो गए, जो ऑलरेडी चले इनकम पे टैक्स देते हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस की सूरत में कितने टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं। ठीक, तो इमाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अली खिजर असलम डायरेक्टर रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, जो फाइलर और नॉन फाइलर, अव्वल तो ये कैटेगरी होनी नहीं चाहिए नॉन फाइलर की, लेकिन फिर वही बात कि उसको फर्दर पेनलाइज करके और बहुत ज़्यादा सख्ती करके जो है वो टैक्स वसूल करने की, कोई टैक्स तो चले आप वसूल कर लेंगे, लेकिन क्या जो बेसिक पर्पस था वो उससे सर्व होगा? क्या आप फाइलर लोगों को बना सकेंगे? क्या आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर सकेंगे? ये चीज़ हो सकेगी, या फिर कैश इकोनॉमी, लोग डर और खौफ से जो है फिर वो कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ चले जाएंगे? अली, क्या होगा? देखिए जी, लोग हिस्टोरिकली हम देखें तो हमेशा जब भी कोई आपने पीनल टैक्स लगाया है नॉन फाइलर के ऊपर, तो लोग कैश इकोनॉमी की तरफ मूव हुए हैं। तो इस दफा भी आपने एक बहुत बड़ा सुनने में आ रहा है कि 1.2% का टैक्स लगा देंगे इसके ऊपर विड्रॉल पे, आपका कैश विड्रॉल पे, तो उससे नेचुरली इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा जो है, अगर आपने लोगों को इंसेंटिवाइज करना है फॉर्मल होने के लिए, तो आपको टैक्स रेट्स कम करने पड़ेंगे। इस वक्त आप जो है दुनिया के इंतहाई हाई टैक्स रेट से बैठे हैं। छोटी कंपनी पे 45% का टैक्स रेट है, बड़ी कंपनी पे अगर 30% का 29% है तो उस पर 10% का सुपर टैक्स भी है, इंडिविजुअल्स पे बहुत हाई टैक्स है। तो ये सारी चीजें लोग इनफॉर्मेलिटी की तरफ मूव करते हैं। फिर आपका जीएसटी 18% है, मुख्तलिफ अशिया पे आपने एफईडी लगाई हुई है और बढ़ाते जा रहे हैं, और ये सब चीज़ों के होते हुए इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती है। तो इंसेंटिव जो है वो है ही नहीं, तो ये तो बढ़ेगी, जाहिर बात है। नहीं, एक तो होता है कि आपने इंसेंटिव्स नहीं दिए, इंसेंटिवाइज नहीं किया, फिर दूसरा ही कि जो चीज आप कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है सारी चीजों में। जो आप इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहे थे, ये सारे इकदाम तो फिर काउंटर प्रोडक्टिव में चले जाते हैं। देखें, एक पॉलिसी मेजर होते हैं कि जी पॉलिसी ये करेंगे तो ये कुछ होगा। दूसरी एंगल होता है जी इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस का। आपकी इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस तो जीरो है। जब तक आप इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस को नहीं बेहतर करेंगे, तब तक आप जब टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे तो इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी पे चेक एंड बैलेंस उस वक्त होगा जब बंदा पकड़ा जाएगा, उसको जेल होगी। और दूसरा, जब वो टैक्स फाइल करने जाएगा तो उसके ऊपर टैक्सेस के रेट कम होंगे, उस पर एफबीआर जाएगा नहीं। ये सारा एक प्रॉब्लम है, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो आउट है।
ठीक है अली, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा पहले 6% कहा जा रहा था, लेकिन उसको 10% जो है वो इजाफा हो गया है, और पेंशन जो है उस पर 7% इजाफा। ज़रा पर्टिनेंट इसमें मुझे बताइएगा क्या व्यू आप रखेंगे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके अंदर हमने एक बेहतरीन किस्म का बजट बनाया। अभी बात यही हो रही थी कि फिस्कल स्पेस जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, जो सरकारी इदारे हैं उनके आप लॉसेस उठा के देखें तो वो 1000 अरब से क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या कहिएगा कि इसको रिवाइज करके और 10% तनख्वाह में इजाफा सरकारी मुलाजमीन की? देखिए जी, जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी आपस में टीम में बात हो रही थी तो हम ये कह रहे थे कि 6% का इंक्रीज का मतलब है कि ये एक अच्छा बजट है कि इन्होंने इन्फ्लेशन 4 से 5% की आ रही है तो तकरीबन उतना इंक्रीज किया है, और एक सिग्नल जाएगा कि हुकूमत जो है वो इन्फ्लेशन बजट नहीं दे रही, और इसका मतलब है कि मिनिमम वेजेस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर पे भी एक प्रेसिडेंट सेट होगा सूबों के लिए भी कि थोड़ी कीमतें बढ़ाई, वो सैलरीज बढ़ाई जाए। लेकिन अब अगर ये 10% वाली बात आप बता रहे हैं कि जिस तरह से ये है, तो यकीनन ये एक पब्लिक प्रेशर पे आके इन्होंने किया है, और ये ठीक नहीं है क्योंकि आप इन्फ्लेशन से डबल इंक्रीज दे रहे हैं, और ये आपकी जो है सेकेंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेगा कि यहाँ से आपको जो है सूबे भी इंक्रीज कम से कम इतना करेंगे, और फिर जो बात आपकी है कि जो प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह इंक्रीज की डिमांड आएगी, तो सारे से एक इन्फ्लेशन का एक डिमांड ट्रिगर होगी, इन्फ्लेशन आएगी। मेरे ख्याल में ऑस्टेरिटी का ख्याल रखते वक्त इन्हें इस वक्त तनख्वाह ये नहीं बढ़ानी चाहिए। जी इमायत, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मूव को? इमायत जी, बात ये पहले जो है वो 4% इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बाद रिवाइज डाउन हुआ, बल्कि रिवाइज अप उसको किया गया, अपग्रेड किया गया, और 10% इजाफा। और अली का ये कहना है कि 4.5% इन्फ्लेशन अगर था तो इन लाइन विद इन्फ्लेशन वो एडजस्टमेंट की गई थी, लेकिन अब ये डबल इजाफा कर दिया गया। इसका असर जो प्रोविंशियल बजट्स हैं वहां पर भी होगा, उनको भी लामाला फिर इतनी ही तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, और ओवरऑल एक स्प्रिल जो है उसका इन्फ्लेशन का वो कंटिन्यू करेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है आपकी कि ये प्रोविंशियल उसमें भी फिर जाहिर है एक स्पिल ओवर इफेक्ट तो होगा इसका। और पहले जैसे आपने फरमाया कि इन लाइन विद इन्फ्लेशन था, ठीक है, अब जो डबल हो गया है तो बस। लेकिन बात सर ये है कि जो है आपका अल्लाह करे, विल दिस बी एन एक्सपेंशनरी बजट और नॉट, वील हैव टू सी दैट के डेवलपमेंट में कितना अलॉट करते हैं, उस पर टैक्स रेवेन्यू इस वक्त इनका जो इकट्ठा हुआ है वो कितना इकट्ठा हुआ है, उसके मुताबिक ही जो भी अगली प्रोजेक्शंस होंगी, इट इज येट टू बी सीन कि कितना जो है इन्होंने कलेक्ट किया है, और क्या इनकी जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है इन द फर्स्ट प्लेस, क्या वो रियलिटी है भी, इज इट बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी और नॉट। क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त इस साल की भी जो प्रोजेक्शंस थी, चाहे वो रेवेन्यू टारगेट्स की हो, चाहे वो ग्रोथ की हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, उनमें से कुछ भी इन्होंने मीट तो करा नहीं ना सर। राइट अली, अब से थोड़ी देर पहले हसन बख्शी यहाँ पर मौजूद थे जो कि चेयरमैन आबाद हैं, और उन्होंने कहा कि बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर कि जनाब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 6% उसकी ग्रोथ हुई है। अगर ये 6% ग्रोथ हुई है तो नए प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, और इस वजह से नहीं है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो बहुत महंगी है, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो आदाद-उल-शुमार हैं ये FBS की तरफ से, फेडरल बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से, ये बड़े हकीकी आदाद-उल-शुमार इस वक्त सामने आए हैं? जी, पब्लिक जो PBS जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसकी तरफ से ये शुमार आए हैं, और यकीनन इन पे बहुत सारे सवालिया निशान आ रहे हैं। जब से ये आए थे नंबर के जी 5, तो उसका मतलब है कि आपकी 2.6% की ग्रोथ है पूरे साल की। उसका मतलब है कि आखिरी साल में जो आखिरी क्वार्टर में आपकी जो है 5.3% की ग्रोथ है। आप इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 26% देख रहे हैं, आप LSM इंडस्ट्री 4.7 देख रहे हैं, जबकि नेगेटिव पे इस वक्त है। तो ये सारे जो है अनरियलिस्टिक नंबर है। कंस्ट्रक्शन को 6% पे देख रहे हैं जो नहीं है। जाहिर बात है इसमें थोड़ी आखिरी क्वार्टर के नंबर जो है बहुत ज़्यादा शो किए गए हैं कि 5.3% ये रिवाइज डाउन होंगे, और जब आपको रिवाइज ग्रोथ नजर आएगी तो वो कम नजर आएगी इसमें से।
तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तक कंस्ट्रक्शन रिवाइव नहीं हुई है, और इस बजट में भी उसके ऊपर जो अगर टैक्सेस कम ना होए तो उसके रिवाइव होने के चांसेस कम ही हैं। एंड व्हाट अबाउट द अदर टारगेट्स जो हम आज रखने जा रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बरामदात का हदफ जो है वो 35 अरब 28 करोड़ डॉलर मुख्तस किया जाना है, इंपोर्ट्स पे 65 बिलियन 65.21 बिलियन। ये मुझे बताइए कि मौजूदा सिनेरियो में ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हम टारगेट्स रख रहे हैं या इनको अचीव भी किया जा सकता है? इसमें इश्यूज हैं आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का वो है नहीं डिपार्टमेंट के जी के करंट अकाउंट बैलेंस और आपका ट्रेड बैलेंस के किस तरह होगा, क्योंकि ये काम तो स्टेट बैंक का है, और स्टेट बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का टूल मौजूद है, जिसको यूज करके वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को के स्पीड को ऑल्टर कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने तो बस बोल दिया है, बट ये नंबर मेरे ख्याल में अचीवेबल है, मतलब गिवन दैट इंपोर्ट पे प्रेशर है अपसाइड का, बट उसमें यह है कि जो आपका ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे हैं, तेल की कीमतें नीचे हैं और कमोडिटीज की नीचे हैं, तो उसकी वजह से जो इंपोर्ट के नंबर्स होंगे वो इतने शदीद तरीके से ग्रो नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट्स में हमारा जो ग्रोथ हो रही है मेरे ख्याल में उस हिसाब से ये नंबर आ सकता है। मुझे करंट अली विद योर परमिशन एक ब्रेक की कॉल है, कुछ न्यूज रूम का चक्कर लगाते हैं, जरा देखते हैं वहां पर क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।